भरोसा करना इंसान की फितरत है, मगर जब एतबार और भरोसा टूटता है तो इंसानियत पे एतबार टूट जाता है। ऐसी ही कहानी मैं आप लोगों से 5 मिलियन स्कैम के साथ मिली-जुली कहानियाँ शेयर कर रहा हूँ और विक्टिम्स को सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसका मेन मकसद ये है कि आप लोगों को वो सारे लूप होल्स बताए जाएँ, वो ट्रिक्स और स्ट्रैटेजीज़ बताई जाएँ, जो लोग यूज़ करके दूसरे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, ताकि आप लोग इस तरह की सिचुएशन से पहले ही अवेयर रहें। और इसके साथ-साथ हम गौरव के देश में रहते हैं, यहाँ पर हम अक्सर इनको क्रिटिसाइज़ इस वजह से करते हैं कि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करते हैं। मगर वो लोग जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का दीन गाइडलाइंस की आड़ में छुपकर अपने भयानक और खौफनाक चेहरे छुपाते हैं और दीन की आड़ में सादा इंसानों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, वो अपने कमेंट्स में जाकर ज़रूर बताना है। अभी इस कहानी में सबसे पहले जो स्कैमर है उसके फादर इन लॉ की कॉल आप लोगों के साथ शेयर करता हूं और फिर आपको उस वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू दिखाना है कि जिस बंदे ने सबसे ज़्यादा इस कारोबार में पैसे इन्वेस्ट किए थे उसको कैसे सबसबाब दिखाए गए थे और किस वजह क्या चीज़ थी जो एक बंदे को मोर देन $500,000 इन्वेस्ट करने पर मजबूर करती है। वो सारे ट्रिक्स और सारी स्ट्रैटेजीज आप लोगों के साथ शेयर करनी है ताकि आप लोग समझ सको कि लोगों को कैसे उल्लू बनाया जाता है। स्टे ट्यून्ड विद मी। हाँ जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ। इस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 88 साल 89 साल हो चुकी है। मुझे पता चला है कि मेरे बेटे की दूसरी शादी जो उसने करवाई थी आमना से, उसकी बीवी ने ऑस्ट्रेलिया में उसे धोखा यानी दूसरे इर्द गिर्द के लोगों को धोखा देकर पैसे जमा करके अमेरिका भाग गई, जो कि सरासर गलत है, जुल्म है। क्यों? हमने आज तक किसी का एक पैसा नहीं देना और वो हमें पूरे खानदान को बदनाम करने लगी है। जबकि उसकी शादी का मुझे नहीं पता, जब उसने की है आज तो मैंने ठीक कह दिया, ठीक है रख लो भाई, दूसरी शादी है तो क्या हुआ। अब ये जो जुल्म है ये कहाँ से कौन कैसे पूरा करेगा? ये गवर्नमेंट को चाहिए कि ध्यान दे ऐसे लोगों पर, ये जो हरकतें कर रही है। क्यों उसने अपने मियाँ को बेवकूफ़ बनाया, वो बाकी लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसे छीन के चली गई, जबकि पहले वो नज़दीक नहीं जाती। अल्लाह जाने, ये गवर्नमेंट का काम है हर एक के पैसे उससे वापस दिलवाए, उससे दिलवाए, ना कि उस बेवकूफ़ खाविद को कुछ कहे, फ़ायदा ही उसका कुछ नहीं है बस। ओके जी, फाइनली आज हमारे साथ हैं जावेद चौधरी साहब। इनका हमें बहुत इंतज़ार था। ये वो क्रूशल पर्सन है जिन्होंने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की थी इन अमीना बीबी के बिज़नेस में, और मेरा ख्याल से ये सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वाले शख्स हैं। और बार बार इनका रेफरेंस दिया जाता था, अगर वो कोई भी नया इन्वेस्टर घेर कर लाती थी तो वो इनका रेफरेंस देती थी कि इन्होंने अपना घर बेचकर इसमें पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो आप क्यों नहीं लगाते हो। तो आज कहानी की डेप्थ और सारी सीढ़ियाँ जो हमें कंफ्यूज कर रही थी, आज हम जावेद चौधरी साहब से पूछेंगे कि उनको कैसे अमीना बीबी ने अपने ट्रैप में डाला। ओके जी, जावेद चौधरी साहब सबसे पहले अपने बारे में बताएं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जावेद चौधरी है। मैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से हूँ और हमारे तल्लुकात अमीना के साथ अच्छे थे। और पहली मुलाकात कैसे हुई? पहली मुलाकात हमारी ब्रॉड मेडो में महफिल मेला शरीफ था, तो वहाँ से हुई। एक नवीद साहब हैं, इंजीनियर साहब, तो वो दरस वगैरह का प्रोग्राम करते हैं, तो वहाँ फैमिलियों के साथ होता। तो वहाँ पे जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो इन्होंने हमारी मिसेस के साथ अंदर फैमिलियों के साथ फैमिली में बातें की, तो करने के बाद ये बार उनके साथ मुलाकात हुई। तो उस वक्त आप क्या काम करते थे? उस वक्त मैं टोयोटा में काम करता था, मेरी टोयोटा में जॉब थी। तो फिर इनके साथ बातचीत होती रही, आना जाना भी शुरू हुआ। फिर इन्होंने हम अपने घर पे हमें बुलाया कि हमारे पास आओ, तो हम एक फैमिली है, रिलेशन है ये। उस वक्त वो कहाँ रहते थे?
वो उस वक्त क्रेगीबन में रहते थे। ओके, सेम एरिया था। हाँ, आप क्रेगीबन। लोग भी उधर ही रहते थे? नहीं, हम तो इधर ही रहते थे। शुरू से इधर रहते हाँ, हम शुरू में इधर ही रहते थे, वो क्रेगीबन में रहते थे। तो फिर उन्होंने हमें खाने पे बुलाया, फिर हम गए, उनके साथ खाना खाया, तो फिर हमने उनको बुलाया, ऐसे आना जाना लगा रहा। इन्वेस्टमेंट का प्लान कब बना? तो मेरे टोयोटा में जॉब था जो शट डाउन हो गया, टोयोटा कंपनी। तो मुझे उस वक्त उससे वहाँ से पैकेज मिला, तो फिर इनके साथ ये और भी ये हमारे करीब आई। इन्होंने कहा जी आप देखो, इन्होंने अपना बहुत बड़ा घर दिखाया। ये मतलब मेरा- आपने अंदर की बात उनको बोल दी कि मुझे गोल्डन हैंडशेक मिला है वहाँ से, मतलब लमसम अमाउंट मिली है? हाँ, तो मैंने ये उनको पता चल गया? उनको भी पता था कि अच्छा, मैं उनको टोयोटा पता। में कंपनी में काम करता हूँ, वो सही। कंपनी शट डाउन हो गई है, उनको पता था इस चीज़ का, तो भी मुझे पैसा मिला है। तो फिर वो आना जाना रहा। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि भी आप लोग हमारे घर पे आओ, खाना खाते हैं, बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, करते कराते जब हम दो चार दफ़ा गए, तो उन्होंने फिर बोला कि मेरा बहुत बिजनेस है, और उसने दिखाया भी है। और उसके बाद उसने कहा देखो मेरी मर्सिडीज गाड़ी है, मेरा बड़ा घर है, लिविंग वेरी गुड है, और बड़ा हाई फर्नीचर रखा हुआ है। तो हम भी इम्प्रेस हुए तो कि भी वाकई भी इसका बिजनेस है अच्छा। तो इसीलिए आम आदमी तो ये घर बार बड़ा या तो बढ़िया गाड़ियाँ महंगी वाली नहीं रखता। तो हमने सोचा कि वाकई इट्स ट्रू। तो फिर हमने उसने कहा कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो अभी हम बात करें। तो अभी आप उनके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता हूँ? नहीं, इसलिए नहीं, वो और फैमिली की बातों में इंटरेस्टेड करते गए ना। अच्छा अच्छा। वो उसके बाद फिर जब उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद फिर उन्होंने बताया कि भी मेरा बिजनेस भी है। जब बिजनेस की बात हुई तो फिर उस वक्त डॉक्टर साहब भी थे जो कि यूके में रहते हैं, डॉक्टर मसूद साहब, महमूद उनका नाम है, जो उनके सो कॉल्ड अभी हस्बैंड है? हाँ, हस्बैंड है। तो और इसका बेटा जबरान सादक था और अरमान सादक था। ये हम और लोग नहीं थे, दो सिर्फ families हाँ, थी। 2 ही फैमिलियाँ थी। सही। तो हमारी उनसे बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि जी हमारा बहुत अच्छा बिजनेस है, पाकिस्तान में बड़ा सेटअप है, तो हम वहाँ से कंटेनर बेडशीटों के लाते हैं, यहाँ के मार टारगेट को हम होलसेल पे देते हैं, सप्लाई करते हैं। तो उन्होंने फिर इधर कोई क्रेगीबन में अपना वेयर हाउस भी बनाया हुआ था। वो उसकी बात हमने जाके नहीं देखा, यानी घर पे उसके साथ बात हुई। उन्होंने कहा जी मैंने उधर बनाया हुआ वेयर हाउस है। तब बाजी कमेटी डालती थी? उस वक्त तो मुझे कमेटियों का कुछ पता नहीं था। जैसे अभी आप बता रहे हैं कि आपने वेयर हाउस देखे बगैर उनके साथ बिजनेस प्लान शुरू कर दिया? नहीं, उन्होंने अभी हमने बिजनेस का कोई प्लान नहीं किया था। अच्छा। सिर्फ उन्होंने अपनी स्टोरी आप उन्होंने बताई दिखाना मुझे, शुरू कर दिया। अपना उन्होंने मुझे सारा बताया कि हम्म। हमारा ये है, हमारा ये है, हमारा ऐसा बिजनेस है। तो हमने आप इम्प्रेस होते गए? जी, मैं इम्प्रेस हुआ। तो मैंने सोचा कि भी मेरी जॉब टोयोटा की चली गई है, तो हमने घर में भी मशवरा किया। तो और वो हमें बहुत ख्वाब दिखा रही थी। एक कंटेनर में से उन्होंने बताया कि 25 से 30 हज़ार डॉलर प्रॉफिट होता। तो हमने कहा कि भी फिर इतना प्रॉफिट होता है, इतना जॉब करके भी नहीं प्रॉफिट होता, तो क्यों ना फिर इसके साथ मिलके काम कर लिया जाए। एक कंटेनर की एस्टिमेटेड कॉस्ट आपको क्या बताई थी? इन्होंने एक कंटेनर की कॉस्ट मुझे 152,000 बताई थी। सही। तो ऐसे करते कराते तो लेकिन आने जाने के बाद उसने फिर बताया कि मेरे पास ये वेयर हाउस पे स्टूडेंट काम करने आते हैं और लड़कियां भी काम करने आती हैं। और इसने दिखाया मुझे कि घर पे काम करने वाली रखी हुई है, ये बैठी होती है जी, वो काम कर रही है, चाय बना के ला रही है। तो हम बड़े इम्प्रेस हुए कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ऐसा क्या है, हम इतने सालों से रह रहे हैं, 25-30 साल से, तो हम ये नहीं कर पाते थे। ये अभी कहते कि हम 8-9 साल से आए हुए हैं, तो ये बड़ा इनका बिजनेस है। तो तभी इसने ये काम किया हुआ है। तो इन बातों को देख के फिर इसने हमें कहा कि अगर तुम भी चाहते हो
तो भी काम ऐसा कुछ हो जाए। हमने कहा भी अभी हम रेडी नहीं है, तो भी हमारे पास इतना नहीं है कुछ, हम नहीं कर सकते आपके साथ बिजनेस, आपका भी बहुत बड़ा सेटअप है, सही तो हम नहीं ये हैंडल कर सकते ना। फिर इसने हमारे साथ और फ्रेंडशिप की, और करने के बाद फिर इन्होंने कहा कि जी मैं आपको भाई समझती हूँ, मेरे छोटे भाई की तरह हो, और मैं तुम्हें ये काम सिखाती हूँ, तो मेरे साथ मिलके काम करो। तो मैंने कहा ठीक है, तो क्या करूँगा, मैं कि मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है। तो इन्होंने फिर मुझे बरबलाया किया, अभी तुम पैसे इकट्ठे करो, ये करो वो करो। इसको पता था क्योंकि हमारे साथ बहुत अच्छे ताल्लुक से थे, इनको पता था अंदर हमारे की खबर पास मालूम थी कि आप लोगों के पास कुछ सेविंग है। मेरे पास सेविंग है, और इसको पता था कि मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, घर है मेरे पास, अच्छा अच्छा अच्छा। जो कि सनशाइन में था। तो फिर इन्होंने कहा कि देखो आपको रेंट जो है इतना नहीं मिलता जितना के कंटेनर में प्रॉफिट मिलेगा। रेंट तुम्हें महीने में $1000 मिलता है, तो उधर से आपको ज्यादा मिलेंगे पैसे। तो अगर तुम भी अपना ये घर सेल वेल करो तो तुम मेरे साथ मिल जाओ। सही। तो इसने हमें वो सब्ज बाग दिखाया कि कंटेनर में इतना प्रॉफिट होता है, $25,000 से $30,000 होता है। हमने कहा भी ठीक है, अगर अभी इतना प्रॉफिट है तो फिर क्यों ना मैं अभी ये काम कर लिया जाए। फिर हमने अपना घर बेचा, घर बेच के तो फिर मेरे जॉब में से मुझे पैकेज मिला था, वो भी मेरे पास पैसा था। तो फिर हमने इसके साथ, इसने मुझे कहा कि अभी तुम ऐसे करो, 1 कंटेनर से शुरू कर लो या 2 से शुरू कर लो, ऐसे करके तो भी तुम स्टार्ट करो मेरे साथ, मैं तुम्हें काम सारा सिखाऊंगी। मैंने इसको कहा मैंने सिर्फ ये कंटेनर का तुम्हारे साथ ज़्यादा भी, ये भी बहुत ज़्यादा अभी हिस्सा नहीं है, जो हिस्सा है तो मेरी तुम्हारे साथ पार्टनरशिप होगी, जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, और जो डायरेक्टर कंपनी का होगा जैसे तुम्हें पावर होगी ऐसे मुझे होनी चाहिए, हम बराबर के होंगे। तो इसने मुझे कहा कि नहीं देखो, मेरी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, तो तुम्हारी तो कुछ भी नहीं है इसके मेरे मुकाबले में, तो तुम भी ऐसे मेरे भी 50-50 नहीं हो सकते। तो मेरे पास इतना पैसा नहीं था। मगर आपको कोई पार्टनरशिप का स्टेटस नहीं दिया जा सकता, एक कंपनी का कोई शेयर आपको नहीं दिया जा सकता, एज आप साइलेंट पार्टनर रहेंगे। नहीं साइलेंट नहीं, उसने कहा हाँ नहीं, कॉन्ट्रैक्ट किया, हाँ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उसने कहा जी हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा। मैंने कहा ठीक है, वो लेके आए तो उसको वो कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं था। फिर मैंने कहा कि मतलब सही टर्म्स एंड कंडीशन नहीं थी। हाँ सही नहीं थी। कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखा था? इसने अपने जो इसका अकाउंटेंट था, एक कोई हिंदू था, तो उसको उसके थ्रू करवाया। फिर जो लेके आए तो इसने मुझे दिखाया, मैं कहा ये सही नहीं है, तो फिर इसने वापस ले गई। फिर उसने उस हिंदू को बुलाया। सर मैं आपसे एक बात यहाँ पर ये पूछना चाहूँगा, जैसे आप बता रहे हैं आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, पाकिस्तान में नहीं है, यहाँ पे बिजनेस एनालिस्ट हैं, यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, अगर आप थोड़ी सी फीस किसी को भी दें तो आपको पूरा बिजनेस का रिव्यू करके बता देते हैं कि बिजनेस कितनी स्ट्रेंथ में है, क्या इनके एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज़ हैं, क्या फ्यूचर में बिजनेस जनरेट कर सकता है या नहीं कर सकता है, पूरा ऑडिशन कर सकता है। आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे थे, अपना घर बेचकर लगाने जा रहे थे और अपनी सेविंग सारी लगा रहे थे, आपके माइंड में कहीं पे भी ये नहीं आया कि यार मैं इसको जरा देखूं तो सही, मैं इसमें लगाऊं या ना लगाऊं? हमने बोला उसको, जब उसने मुझे वो पेपर दिखाए कि भी ये डॉक्यूमेंट्स है, तो मैंने कहा ये सही नहीं है। तो फिर इसने मुझे बोला मैं अकाउंटेंट को बुलाती हूँ, वो मेरा आता है, जैसे तुम भी कहते हो, फिर हम वैसे भी, मेरा शेयर ज्यादा है तुम्हारा कम है, तो मेरे परसेंटेज प्रॉफिट ज्यादा होगा, तुम्हारा कम होगा। मैंने कहा ठीक है, जितना मेरा इन्वेस्टमेंट होगी उसके हिसाब से मेरा प्रॉफिट होगा। फिर इसने अपने अकाउंटेंट को बुलाया, उसको बोला कि ये सही नहीं है, तो इसको ऐसे नहीं तो ऐसे करो। हमने कहा ठीक है। वो इतने टाइम में ये इसका अकाउंटेंट जो था तो इंडिया चले गया। सही। तो फिर इसको हम कहते रहे कि भी वो डॉक्यूमेंट्स किधर हैं, तो इसने मुझे कहा कि वो मेरा अकाउंटेंट जो है वो इंडिया चले गया। उस वक्त आप पैसे दे चुके थे? नहीं, पैसे अभी हमने थोड़े दिए थे, बॉन्ड किया था, बाकी अभी देने थे। आपने अपने लॉयर से कंसल्ट किया? नहीं, हमने इसके ऊपर ट्रस्ट किया। इसने मुझे बहुत ही सब्ज़बाग दिखाया, कहती लगी कि ये ऐसे ऐसे ऐसे। मैंने कहा ठीक है, आप भी एक, मुझे इसने कहा कि आप भाई हो ना, तो मैंने भी बहन की तरह उनको रिस्पेक्ट किया।
तो बेसिकली आप यहाँ पे जो मुझे समझ आ रही है कि आप रिश्ते के जो ट्रस्ट डेवलप हो रहा था उसमें फंस गए और जो लीगल फॉर्मेलिटीज थी वो आपने सारी इग्नोर कर दी। नहीं, वो भी हम कर रहे थे साथ, लेकिन उसने मुझे कहा कि मेरा अकाउंटेंट करेगा। तो मैंने कहा ठीक है, जब तुम करोगे तो फिर देख लेते हैं। लेकिन इसका अकाउंटेंट इंडिया चले गया, वो वापस आया नहीं। जब मैंने इसको कई दफा कहा, मैं क्या वो अकाउंटेंट को बुलाओ या किसी और के पास लेके जाओ, पेपर वर्क किया जाए। तो कहने लगी वो गया हुआ, वो आया नहीं है, वो आएगा, वो उसका अंकल इधर है, मैं उससे बात करती हूँ। ऐसे टाइम काफी सारा चला गया। वो करते कराते फिर मैंने कहा ठीक है, तुम नहीं करती तो मैं अपने अकाउंटेंट के पास लेके जाता हूँ। मैं उसको बोलता हूँ कि तुम भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। तो फिर इसने आए बाएं करना शुरू कर दिया। तो फिर इसने कहा नहीं, मैं और मेरे है जानने वाला, तो वो कर देता हमारा काम ना। मैंने कहा ठीक है, कराओ। तो ऐसे काम चलता रहा। पर ये जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये काम तो लॉयर का है बेसिकली, जो आपका लीगल एडवाइजर होगा, बिजनेस एनालिस्ट होगा, या आपके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता दो पार्टीज के दरमियान। आप इस पे इतना ज़्यादा रिलाई क्यों करते रहे? क्या चीज़ आपको फैसिनेट करती थी? ये देखो, इसके पास यानी कि हम आते जाते थे ना, तो ये एक बहुत नेक खातून शो कराती थी। जब भी इसके घर जाना था ना, इसने एक पूरा कमरा जाए नमाज रखे हुए हैं, तस्बीहें रखी हुई हैं जी, मस्जिद बनी हुई है। तो हम बड़े इम्प्रेस हुए कि अभी इसने बहुत अच्छा घर, फर्नीचर, महंगी गाड़ी रखी, बिजनेस है, लोग इसके काम करने वाले रखे हुए इसने। तो घर में मस्जिद रखी हुई है, बनाई हुई है इसने जी, नमाज का पूरा कमरा सेट किया हुआ था। और हर वक्त तस्बीह पढ़ती रहती थी जी, मैं दुरूद शरीफ पढ़ रही हूँ। हमने कहा भी बहुत नेक खातून है। तो भी ये हमारे साथ तो भी ऐसा भी नहीं करेगी, क्योंकि ये अल्लाह तौबा भी कहती है और इसको अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया हुआ है, तो खौफ होगा, तो ये हमारे साथ तो कोई ऐसा धोखा वाली बात नहीं करेगी। तो हम अपने दिल से सच्चे थे, अपने ईमान पे थे, तो हमने इसके ऊपर ट्रस्ट किया, तो हम करते रहे। आना जाना भी बिजनेस में थोड़ा थोड़ा ऐसा हम इन्वॉल्व हो गए। तो फिर इसने जब ऐसे हुआ तो फिर एक दफ़ा ये पाकिस्तान गई, तो वहाँ से इसने मुझे कॉल किया। तो मैं पाकिस्तान में हूँ, तो दाऊद मिल वालों ने बहुत अच्छी मुझे डील दी है, तो अगर हम भी अभी ले लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो मैं तो यहाँ मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया में था, तो ये पाकिस्तान से मुझे इसने कॉल किया। तो मुझे कहती कि मैं सारे डॉक्यूमेंट्स ला के दिखाऊंगी, तो क्या बेस्ट डील है ना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने वही इसका देखा कि भी बहुत नेक खातून है, वो बहुत अच्छी कितने पैसे आपसे डिमांड कर रही थी? उस वक्त इसने मुझे 200,000 का बोला था कि मुझे अभी 200,000 अभी सेंड करो, तो बाकी भी हम आके कर लेंगे ना। प्रॉफिट कितना आपको दिया? प्रॉफिट इन्होंने कुछ 15 से 20,000 डॉलर से दिया मुझे ना। शुरू में जितने पैसे आपने इन्वेस्ट किए थे, पहली इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी थी इनके साथ? पहले हमने एक कंटेनर का किया था, फिर इसने क्या किया, आपको प्रॉफिट मिल गया? हाँ, उसका इसने प्रॉफिट दिया मुझे। सही। फिर इसने कहा जी, अब वो दिया तो साथ ही इसने बोला कि तुम ऐसे करो, वो मुझे पैसे वापस दे दो, मैं तुम्हारे ये पैसे अगेन इन्वेस्ट कर देती हूँ। तो हमने सोचा कि भी इसने हमारे साथ ये फेयर है, तो भी इसने जो बात की है अभी प्रो कंटेनर की प्रॉफिट दिया हमें, तो अब दोबारा भी हम इन्वेस्ट कर लेते हैं इसके साथ, चलो बढ़ जाएगा हमारा भी। हमारे पास और तो नहीं था, जो था इसको दे बैठे थे, तो जो आया था वो भी इसको उठा के दे दिया कि चलो भी आप दोबारा उसको ऐड कर लो। वो ऐसे करने के साथ फिर दोबारा फिर ऐसे हुआ, वो मैंने अपने अकाउंट बैंक से पैसे निकाल के तो इनको दिए। ये मोस्टली मुझे ये कहती थी कि कैश मुझे दे दो ना। तो आपको इस पूरे दौरान कहीं पे भी डाउट नहीं हुआ कि यार ये बंदी क्या कर रही है, रियल में बिजनेस एग्जिस्ट करता भी है नहीं करता है? अगर 3-4 साल से ये हमें इसके बेटे जबरान सादक और अरमान सादक, वो मोस्टली, और ये खुद भी, ये हमें लैपटॉप पे दिखाती थी कि मेरा ऑनलाइन बिजनेस है,
कंटेनर आते हैं। मैंने इसको बोला था, मैं क्या कंटेनर किधर है ना, मुझे वो तो दिखाओ, या कहाँ आते हैं ना, क्या है। तो ये लैपटॉप खोल के दिखा देना, ये हमारा ऑनलाइन बिजनेस है, ये हम जब वहाँ से कंटेनर जो लेते हैं इसके अंदर मैंने इसको बोला कि आप जब वहाँ से कंटेनर लेके आते हो तो हो सकता है उधर से माल रॉन्ग आ जाए, तो फिर वो उसकी जिम्मेदारी किधर जाएगी, वो मॉल मटेरियल किधर जाएगा, बेडशीटें वगैरह किधर जाएंगी। तो इसने कहा नहीं ऐसे नहीं होता। मैंने कहा वो कैसे होता। फिर इसने कहा कहती कि हमारे बिजनेस में एक अमेरिकन कंपनी इन्वॉल्व है, जो कि वो हमारा वहाँ पे माल चेक करती है, चेक करने के बाद वो फिर फाइनल करती है, तो फिर हमारी पेमेंट उनको जाती है, तो वो मटीरियल कंटेनर इधर आता, ऑस्ट्रेलिया में आता। तो ये कहानी पहले शुरू में कभी नहीं बताई थी आप लोगों हाँ को? पहले मैं नहीं बताई, जब हम अच्छी तरह फंस गए थे जाल में तो तब उसने बताई ना कि भी तो फिर डाउट ये नहीं ऐसे हुआ? है। तो हमने कहा ठीक है। फिर कंटेनर आया तो हमने नहीं देखा, हम इसको बोलते रहे कि कंटेनर किधर है, हमको पता चले। फिर मैंने उनको पुश किया कि भी मुझे ये बताओ कि कौन कौन सी कंपनी के साथ है, कहाँ पे है बिजनेस, क्या है। तो फिर मतलब आपको शक होने लग गया शक था, होने लग गया तभी था। आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे ना? हाँ मैं कर कि रहा मुझे था। दिखाओ कि ये कहाँ पे सारी चीजें। हाँ क्योंकि मगर उस- सारा कुछ ऑनलाइन ही मुझे दिखा रही थी, कहते थे कि ये ऑनलाइन है हमारा सारा काम। मगर एक बात मुझे और समझने की कोशिश करूंगा कि जब आप लोगों का उसके साथ इंटरेक्शन था, वो काम करती हुई नजर आती थी? मतलब कहाँ काम कर रही है, ये घर जैसे आप बता रहे हो घर में वो तो नौकरानी रखी हुई थी, और हाँ कभी हमने देखा नहीं था इसको ना काम करते हुए भी। जब भी जाना इसने घर होना। और एक और हमने चीज़ उस वक्त ज़्यादा फीलिंग नहीं की, लेकिन ऐसा हमें फील हुआ जब भी हम जाते थे, हमारी सिर्फ हमारी फैमिली होती थी, कोई और फैमिली नहीं होती थी। वो तो ये आप जारी ये सारी स्टोरियां खुली हैं, तो तब पता चला कि ये तो सीन ही कुछ और था, कि इसलिए इसका सब फैमिलियों को नहीं मिलाती थी कि भी एक दूसरे को किसी को राज का नहीं पता चले। सही सही सही। तो जब मिलाद वगैरह पर भी आप जाते थे? हाँ मिलाद पे हम जाते थे, ये अपने घर पे भी मिलाद कराती थी। अच्छा। और ये खुद से इसकी अपना बहुत प्यारी इसकी आवाज़ भी है। तो ये नातें पढ़ती थी, दुरूद व सलाम पढ़ती थी। कहीं आपको आवाज़ से ज़्यादा फैसिनेट नहीं करने लगी थी? नहीं वो ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन हम तो अपने ईमान और दिल से इस चीज़ को प्यार मोहब्बत करते हैं कि हम हजूर के चाहने वालों में से हैं। तो हम ऐसा कोई करता तो हमारा दिल होता कि ये हमारी तरह है, बिल्कुल ईमान के साथ है। तो ये इसने ये करना, नातें पढ़नी, अपने घर पे भी इसने महफिल के प्रोग्राम रखने और ख़ुद दुरूद सलाम पढ़ना। तो हमने सोचा कि भी बहुत नेक खातून है ना, तो भी ये ऐसी कोई गलत बात तो इसमें नहीं नज़र आ रही, तो ये हम इसके साथ सही रहेंगे। तो तब हमने इसके साथ ये कारोबार शुरू किया। उनके जो हस्बैंड डॉक्टर महमूद साहब हैं, उनसे आपका इंटरेक्शन हुआ? हाँ इन्होंने खुद ही वो आए हुए थे यहीं पे अमेरिका से, जब काफ़ी आना जाना रहा तो फिर उसके साथ इन्होंने हमारी मुलाकात कराई। क्योंकि जितने बाकी लोगों से मेरी बात हुई है, उनमें से कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिनकी डॉक्टर महमूद से मुलाकात हुई। तो उन्होंने आपको कोई तसल्ली या इंटरेस्ट या इस बिज़नेस के हवाले से कोई किसी किस्म का हौसला अफजाई करने की कोशिश की? हाँ डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि कहते कि देखो हमारा बहुत सेटअप है, हमारा बहुत करो बिजनेस है, पाकिस्तान में भी है, इधर भी है। पाकिस्तान से हम इन्होंने कहा कि हमारा सऊदी अरब के साथ भी लिंक है, और भी बहुत सारे यूके का भी है, और बहुत सारे मुल्कों के साथ कहते कि हमारा भी बिजनेस है। ये सारा ये कंटेनर्स वहाँ पर भी जाते हैं? और वहाँ पे भी कंटेनर का कहते थे, हमारा कंटेनर का बिजनेस है। ये डॉक्टर साहब ने बताया? हाँ डॉक्टर साहब भी थे, उनका बेटा जबरान भी था, और अरमान, उनकी मिसेस बाजी मीना, ये सारे बैठे थे। इनकी पूरी फैमिली के साथ ये बहुत सारे शुरू में विक्टिम्स ऐसे भी थे जो हमें ये बता रहे थे कि हमें जावेद भाई और जावेद भाई की फैमिली की तरफ से ये तसल्ली होती थी कि हम इन लोगों को पीछे से जानते हैं और आप जो है वो खुशी खुशी पैसा इन्वेस्ट कर दें। इसमें किस हद तक सलाह इसकी इनके मेरी वाइफ की तरफ से इसकी सिस्टर के रिलेशन, फैमिली रिलेशन भी हैं, तो उसकी वजह से फिर जब आना जाना शुरू हुआ तो फिर हम इन्होंने बातें की, फलां फलां से रिश्ता ऐसे ऐसे, तो फिर वो लिंक मिला जाके। इसकी फैमिली बैकग्राउंड पाकिस्तान फैसलाबाद से है,
तो फिर वहाँ मेरी वाइफ की भी सिस्टर रहती है। आप तो लोगों ने उसके पता साथ- करवाया, तसल्ली करवाई कि वाकई हाँ, ऐसा? बात हुई कि वाकई रिलेशन है ऐसी। मगर बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करते हुए आप लोगों ने किसी से कोई मशवरा नहीं किया? वो मशवरा नहीं किया, हमने इसके ऊपर यकीन किया कि ये हमारे साथ भी नेक खातून है। तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि आप लोगों को ज़्यादा मुनाफे के लालच ने डुबोया है? नहीं, मैंने उसको ज़्यादा ये नहीं बोला था कि ये बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉफिट सही। मैंने उसको ये भी कहा था कि अगर तुम्हारा लॉस है तो मेरा भी लॉस होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट होगा, हम बराबर के रहेंगे। लेकिन उसने कहा कि मेरी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, तुम्हारी कम है, तो इसमें तुम बराबर नहीं हो सकते। तो मैंने कहा ठीक है, अब जैसे होगा, जो परसेंटेज बनेगी उसके हिसाब से हम रहेंगे। क्योंकि मुझे अगर सपोज करो कोई 5,000 के भी इन्वेस्टमेंट के लिए बोलेगा तो मैं तो सबसे पहले यही करूँगा कि लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन हो, ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए उसकी बिज़नेस की नेचर का अंदाज़ा हो। ये सारी चीज़ें सोचने के बाद ही बंदा इन्वेस्ट करता है। तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होने के बाद अब आपकी सूरत हाल क्या है? मतलब पैसे तो तकरीबन आप सारे लुटा चुके हैं। बस अब तो बैठे हैं कि इन्होंने ये ऐसे गाड़ी चलती रही, करते रहे बातें, तो हम कितना मैक्सिमम मुनाफा अभी तक आपने लिया होगा? 2-3 दफ़ा इन्होंने दिया, जो दिया वो साथ ही इनको वापस इन्होंने ले लिया। अगर जो दिए थे वो भी ले लिए? हाँ, जो 1 वीक दिया तो दूसरे तीसरे वीक में इन्होंने कॉल करनी कि जी अभी कंटेनर आ रहा है, उसमें ये हो गया, उसकी शिपमेंट में ये मसला आ गया, तो आप शेयर करो, तो हम आपका भी ये पैसा जो मैं कंटेनर में ऐड कर दूंगी, तो तुम्हारा फिर प्रॉफिट इसमें ज़्यादा होगा। तो हमने कहा ठीक है, हम अपना भी जूँ तूँ वक्त गुजारते हैं, तो तुम ये ले लो, तो चलो उसमें ऐड कर लो। आप लोगों को कमेटियों के लिए नहीं इनकरेज किया कि आप कमेटी भी डालो? एक दफ़ा उसने की थी कमेटी की बात भी, कमेटी भी डाल लो। आप लोगों को मालूम था ये कमेटियाँ डालती? मुझे नहीं पता था पहले तो, लेकिन इन्होंने कहा कि हम कमेटियों का भी, मेरे काफ़ी फ्रेंड हैं तो हम मिलके कमेटी डालते हैं। तो हमने कहा कि नहीं, हम कमेटी नहीं डाल सकते। आपको तभी भी डाउट नहीं हुआ कि इतना बड़ा बिजनेस इधर से बता रही कि मैं वो रन कर रही हूँ और साथ में कमेटियों की तो बहुत बड़ी हेड, इनके एक कमेटी हो तो उसकी बहुत बड़ी हेडेक होती है कि लोगों से पैसे इकट्ठे करना और फिर उनके पीछे भागना और फिर एंड में किसी को पैसे देना? कमेटी के बारे में ये अब हमको इसने बात जब की तो इसने बोला कि जी जो सारे पैसे हैं ना, सब लोग मेरे अकाउंट में डालो। ये अपने अकाउंट में पैसे डालती थी, तो कमेटी तो ऐसी नहीं होती थी। तो लेकिन डाउट नहीं हुआ वहाँ पे? क्योंकि मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं था डालने में। आपको मालूम भी नहीं था क्या करती हैं? नहीं, मुझे ये इन्होंने हाँ ये बताया था कि कमेटी के जो पैसे हैं मैं ये सारे अपने अकाउंट में डालती हूँ और मैं इसको इन्वेस्टमेंट लगाती हूँ, कंटेनर वगैरह में लगाती हूँ ये पैसा। तो जब इन लोगों की जब टर्न आती है तो फिर मैं जो उधर से प्रॉफिट मिलता उसमें से मैं निकाल के इनको दे देती हूँ। ये ऐसे सारे पैसे अपने अकाउंट में डालती थी और हमें इसने बताया था, कहती थी ये पैसा मैं इन्वेस्ट करती हूँ और इसका जो प्रॉफिट होता है फिर मैं इन लोगों को पे बैक करती हूँ। अभी आपकी क्या करंट सिचुएशन क्या है? अब क्या होनी है, अब ये हम तो इधर रहते थे तो पता चला कि भी इन्होंने कुछ दिन पहले इन्होंने बोला कि मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है। उससे पहले भी इन्होंने बोला डॉक्टर साहब को अमेरिका में हैं तो उनको कुछ मसला हो गया हेल्थ का। हमने कहा क्या हो गया? उनके जी किडनियाँ जो हैं वो फेल हो गई हैं, तो वो किडनियाँ काम नहीं करती, तो वो डायलिसिस पे है, तो वो बेड पे है, तो वो आ भी नहीं सकता। तो हमने कहा भी आ जाओ इधर। तो ये काफ़ी स्टोरी उन्होंने हमें बताई। हमने कहा हम परेशान हो गए भी, अल्लाह रहम करे भी। आजकल कोरोना वगैरह का बहुत है तो मे भी इस वजह से कुछ हो गया। और इन्हें बताया भी, अमीना बाजी ने कहा कि उसको कोरोना का अटैक हुआ भी है, तो जिसकी वजह से उसकी किडनियों पे इफ़ेक्ट हुआ। तो उसके बाद थोड़ा टाइम के बाद फिर उसने ये बताया, कहने लगी कि जी मुझे हार्ट का प्रॉब्लम हो गया ना। उससे पहले इन्होंने अपने बेटे की टांग टूट गई, उसका कोई ऑपरेशन हुआ। इन्होंने फ़ोन पे बताया क्योंकि लॉकडाउन वगैरह चल रहा था, हम इनके घर नहीं जाते थे, नहीं ये हमारे पास नहीं आते थे, फ़ोन पे बातें होती रहती थी। हमने कहा कि क्या होगा? तो हमारे जबरान सादिक के ना वो घुटने पे कुछ ऑपरेशन हुआ तो हड्डी टूट गई है, वो हड्डी को दोबारा लगाया।
तो हमने कहा अच्छा ठीक है। तो इन्होंने कुछ पैसों की डिमांड भी की ना, अब कहती कि मेरे पास अभी कंटेनर नहीं आ रहे, तो आप लोग कुछ हेल्प करो, भी पैसा मिल जाए। हमने कहा हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हम तो सारे तुम्हें दे के बैठे हुए हैं, हमारे पास पैसे किधर से अब आए। डॉक्टर साहब ने मेरे लास्ट इंटरव्यू में ये क्लेम किया है कि उनकी वाइफ को बहुत ज़्यादा खतरा था यहाँ पे। आपके ख्याल से, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा करीबी उनके जाने जाते थे, तो आपके ख्याल से किन से उनको खतरा था और किस वजह से उनको ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से सपोर्ट लेना पड़ी और उनको एस्कॉर्ट करके जहाज में बिठाया? ऐसी तो मैंने कोई बात नहीं देखी। ये डॉक्टर साहब की बात करने की है, पता नहीं कहाँ से वो ये बात लेके आए, क्योंकि उनकी मिसेस के साथ हमारी ये बात होती रही, उसने हमें एक दफ़ा भी ये बात नहीं की मुझे थ्रेट मिल रहे हैं या मेरे साथ लोग ऐसे कर रहे हैं, कोई ऐसी बात ही नहीं हुई। वो बिल्कुल जब भी वो बात करती थी बॉडी फ्रेश होके करती थी हमारे साथ, तो उसने बल्कि ये एक दफ़ा कहा कि जी मेरे जिन्होंने मेरे साथ हिस्सा डाला हुआ है बिज़नेस में, तो बिज़नेस कंटेनर वगैरह अब शॉर्टेज हो रही है, कोरोना की वजह से आ नहीं रहे, तो वो लोग कहते कि भी हमें प्रॉफिट दो ऑन टाइम। मैंने उसको कहा कि देखो उनको बताओ कि भी कोरोना की वजह से भी ये है, तो सारे खामोश बैठे हैं, तो भी सारे जब आएगा तो सबको मिल जाएगा। तो ये ऐसी बात ज़रूर हुई, लेकिन ये थ्रेटिंग वगैरह या सिक्योरिटी का ये प्लांटिंग और बाहर लोग बैठे हैं इसकी निगरानी कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं बताई। ये डॉक्टर साहब अपनी तरफ से कर रहे हैं। जावेद चौधरी जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने रिश्तेदारों के ऊपर, अपने दोस्तों के ऊपर अंधा एतमाद कर लेते हैं और ये समझ बैठते हैं कि शायद ये हमारे लिए मसीहा बन सकता है या हमारे लिए रोज़गार के अच्छे मौके पैदा कर सकता है। मगर अमीना महमूद जैसे लोग ऐसे फ़नकार और धोखेबाज अपने चेहरे को इस्लाम के पर्दे के पीछे छुपाकर अपनी मकरूह हरकत करते हैं और फिर ऐसे सादा दिल लोगों का एतमाद तोड़ते हैं। फिर इससे होता है कि हम जैसे लोग जो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते, फिर हमारा भी एतमाद करना दूसरे लोगों के ऊपर दुश्वार हो जाता है। सर आप ये बताएं कि वो आपसे पैसे बटोरती कैसे थी? वो ऐसे होता था जब भी कोई कंटेनर की बात होती ना, तो उसने कुछ ना कुछ नई बात ही सुनानी। कंटेनर वहाँ स्टक हो गया, उसमें ये प्रॉब्लम हो गया, अब ये हो गया, तो उसमें ये वो रिलीज़ नहीं हो रहा, उसमें मेरे पास कुछ और लोग थे उन्होंने हिस्सा डाला था, वो आप पैसे नहीं दे रहे जिसकी वजह से पूरा कंटेनर स्टक हो गया, तो आप ऐसे करो कुछ और मुझे पैसे दो तो मैं तुम्हें प्रॉफिट भी दूंगी और हमारा कंटेनर जल्दी आ जाएगा। तो मैंने देखा कि भी ऑलरेडी फंसा पड़ा हूँ, कंटेनर ऑलरेडी ये कहती रुक गया है, तो पैसा मेरा ऑलरेडी ब्लॉक हो गया। तो मैंने फिर इसने कहना कि भी आज 20,000 दे दो या 30,000 दे दो। तो मैंने वो क्योंकि मैं जॉब भी कर रहा था साथ में, तो मेरी जो इनकम आती थी और मेरे साथ पेरेंट्स रहते थे, मेरे पेरेंट्स पेंशनर हैं, तो वो जो भी उनके पास भी पैसे होना वो भी मैं लेता रहा, वो इकट्ठे करके तो वो इसको हम दे देते थे। तो जो जब भी कोई बात होती थी तो ये ऐसे प्ले करती रहती थी, तो हम इसको और ज़्यादा ये फ़ोन करती थी और यही कहती थी और मुझे कैश दे दो, मैंने उसको भी देने हैं उसको देने हैं और कुछ मैंने उधर डालने हैं। तो मैं मतलब आपको कहानियाँ करवाती रहती थी जो आप समझ नहीं पाते थे। तो हम इसके बात पे यकीन करते रहते कि भी नेक औरत है तो भी इतनी वेल रहती है। तो अब आप नेक औरत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं बाजी अमीना को ये कहना चाहता हूँ कि भी मेहरबानी करो हम सबके पैसे वापस कर दो, क्योंकि हम सबके बहुत हार्ड टाइम है। आप लोगों के तो बड़े बिजनेस हैं, आपको कोई इसका अफेक्ट नहीं होने वाला, तो हम लोगों के प्लीज़ पैसे वापस कर दो और बताओ कैसे देने हैं, कब देने हैं। ये अच्छी बात नहीं है। अगर यहाँ देने हैं तो ठीक है, अगर देखो यहाँ देना बहुत आसान काम है, अगर यहाँ पे नहीं दोगे तो आखिरत में आपको देने ही पड़ेंगे। डॉक्टर साहब पहले एक वीडियो में मैंने देखा था, डॉक्टर साहब कह रहे थे और हमारे लोगों ने बातें की, हम इनके नमाज रोज़े ले लेंगे। ये पैसे भी ले लिए, अब नमाज रोज़े भी लेने के लिए तैयार होए खड़े हैं। अब आप लोगों को क्या पैगाम दोगे? लोग आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि भी प्लीज़ इनके दोबारा ऐसी किसी इन्वेस्टमेंट में ना आए, क्योंकि ये गलत बात करते हैं, सच नहीं है, झूठ बोलते हैं, पूरी फैमिली ये झूठ बोल रही है। तो इसके लिए बी केयरफुल रहें
और जो भी है अपने आप करें, इनकी बातों में ना आए। थैंक यू वेरी मच जावेद भाई, बहुत Thank शुक्रिया you. आपका।